हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीटेट लर्निंग हब पर। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। पहले भी आ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड 30 क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। देखिए, बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता है, ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें, जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है या अनुक्रिया होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, बच्चों में जो है वो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक बच्चे में अपने जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता विद्यमान होती है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम से ही उसके अंदर भाषा सीखने की जो क्षमता होती है ना, वो विद्यमान होती है। यानी कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जो है वो जन्मजात होती है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो फ्रेंड्स, भाषा सीखने में बच्चों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है वो बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए है सुंदर लिखना या शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन सी है बातचीत करना। ऑप्शन डी है मानक वर्तनी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सही सी, यानी बातचीत करना। तो फ्रेंड्स देखिए, बातचीत के माध्यम से जो है बच्चे भाषा को जल्दी सीखते हैं। यानी वो जो देखिए अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार सुनते हैं। जब वह दूसरों के विचार सुनेगा, अपने विचार दूसरों के सामने रखेगा, तभी तो उसे पता चलेगा कि हाँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ अपनी भाषा में। वो तभी बात अपनी भाषा को सही करेगा और इसके माध्यम से ही वो भाषा सीखता है। देखिए फ्रेंड्स, अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करना, दूसरों के विचार सुनना, और ये जो प्रक्रिया है ना, ये बातचीत कहलाती है। और बच्चा जो है बातचीत के माध्यम से ही भाषा को जल्दी सीख लेता है। तो फ्रेंड्स, बच्चे जो हैं भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो बातचीत करना है। आपने घर में भी देखा होगा, यानी जब आप बच्चों से बातचीत करते हैं तो बच्चे घर में ही, तब तक तो वो स्कूल भी नहीं जा पाते, लेकिन बच्चे घर में भी इतनी सारी बातचीत करना बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं। तो बातचीत के हिसाब से ही अपनी भाषा सीखने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो बातचीत करना हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसमें, बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाषा कौशल का संबंध। सॉरी, ये का नहीं है, के है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स में हमें सत्य नहीं है वो बताना है, कौन सा सत्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, भाषा कौशल एक कर्म में ही अर्जित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सही है कि हाँ, भाषा कौशल एक कर्म में अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जी हाँ, देखिए, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा, भाषा कौशल एक कर्म में अर्जित नहीं किए जाते। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर यही हो जाएगा कि भाषा कौशल एक कर्म में अर्जित नहीं किए जाते। जी हाँ, भाषा कौशल, तो इसका ये आंसर हो जाएगा नेगेटिव है, और नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, कि भाषा कौशल एक कर्म में अर्जित नहीं किए जाते। तो ये हमारा सेंटेंस गलत है कि भाषा कौशल एक कर्म में अर्जित नहीं किए जाते। और ये हमारे तीनों सही हो जाएंगे कि भाषा कौशल एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक कर्म में अर्जित किए जाते हैं। तो ये तीनों सेंटेंस हमारे सही हो जाएंगे और ये हमारा गलत है। तो भाषा कौशल एक कर्म में अर्जित नहीं किए जाते, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के भाषा प्रयोग में
होने वाली त्रुटियां के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, भाषा प्रयोग में जो होने वाली त्रुटियां यानी गलतियां हैं, उनके संबंध में इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, तो इसमें भी नेगेटिव बताना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक की कमी। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। देखिए ये सही है, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। जी हाँ, गलती से ही तो बच्चे सीखते हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक की कमी। हाँ, ये भी सही है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। हाँ, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। तो ये तीनों सेंटेंस हमारे सही हैं। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यानी कि नेगेटिव। तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ क्या है वो जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी, वर्णमाला सीखना। ऑप्शन सी, भाषा का प्रभावी प्रयोग। ऑप्शन डी, साहित्य की रचना। तो फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का जो सही अर्थ है वो है भाषा का प्रभावी प्रयोग, यानी भाषा का प्रभावी रूप से उपयोग करना। ये ही भाषा का प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सही अर्थ है, क्योंकि हम भाषा के माध्यम से ही तो अपने भाव को व्यक्त करते हैं, यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, हम भाषा के माध्यम से ही तो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाषा का प्रभावी उपयोग करना, ये हमारा प्राथमिक स्तर का भाषा सीखने का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो फ्रेंड्स, हमें प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भाषा विकास की दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है वो बताना है हमें। ऑप्शन ए है पत्रिका, बी है समाचार पत्र, सी है पाठ्य सामग्री और डी है भाषा आकलन। तो फ्रेंड्स, हम ऑप्शन नंबर डी हटा देंगे क्योंकि इसका सही आंसर ये नहीं है। इसमें आएगा बाल साहित्य। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है बाल साहित्य, जिसमें नाटक, मनोरंजन, कहानियाँ आती हैं, यानी बच्चों के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कहानी, नाटक, मनोरंजन, इनके माध्यम से तो भाषा बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, जो कि बच्चों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इसमें आ जाएगा हमारा बाल साहित्य। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, भाषा आकलन, क्योंकि इसमें बाल साहित्य आएगा, क्योंकि बच्चों की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है, यानी बच्चों में जो भाषा विकास की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बाल साहित्य है, क्योंकि बच्चे नाटक, कहानियाँ और मनोरंजन के साथ ना बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाल साहित्य बच्चों के लिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन डी डाल लीजिए, डी हो जाएगा बाल साहित्य। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे सामाजिक अंतः क्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। तो फ्रेंड्स, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये किसका विचार है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पेवलाव, बी है हमारा जीन पियाजे, सी है वाइगोत्स्की और डी है हमारा स्किनर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की। इन्होंने दिया था सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, वाइगोत्स्की जी ने दिया था सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। तो बच्चों के लिए सबसे अधिक जो है समाज के बारे में जो बात की है, तो वहाँ पे वाइगोत्स्की, समाज और संस्कृति की जहाँ बात हो जाए तो वहाँ वाइगोत्स्की जी आएंगे ही। तो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये किसने कहा था, वाइगोत्स्की जी ने कहा था, लेव वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर क्या है वो बताना है हमें। तो क्वेश्चन
ऑप्शन है ए हमारा साक्षरता, बी है पाठ्य सामग्री, सी है भाषा परिवेश, डी है भाषा आकलन। तो फ्रेंड्स हमारा भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा परिवेश सही हो जाएगा हमारा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर है हमारा वो है भाषा परिवेश। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? देखिए, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके भाषा आकलन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप किसे मानेंगे वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा पोर्टफोलियो, बी है लिखित परीक्षा को, सी है जांच सूची को, डी है प्रश्नावली को। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पोर्टफोलियो, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा आकलन के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पोर्टफोलियो, क्योंकि इसमें बच्चे का जब से स्कूल में आया तब से लेकर लास्ट तक का पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ होता है, जो भी उसमें प्रगति हुई है या जो जिस प्रकार की भी जो भी स्कूल में जो सारी डिटेल लिखी होती है, यानी कर्मिक विकास की जानकारी वो देता है। कर्मिक विकास लिखा होता है, जो जैसे जैसे उसका विकास हुआ, जो जो उसने क्रियाएं की हैं उस सब चीज़ उसमें लिखी हुई होती है, और जो कि बच्चों के आकलन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये पोर्टफोलियो हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के आकलन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 9 का हमारा है पोर्टफोलियो, बच्चों की भाषा के आकलन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारा पोर्टफोलियो। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए प्रवाह, बी अक्षर ज्ञान, सी अर्थ या डी गति। तो फ्रेंड्स पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ, क्योंकि अर्थ से ही तो हमें शब्दों का ज्ञान होता है, अर्थ से ही हमें शब्दों का ज्ञान होता है और अर्थ से ही हमें वाक्य का ज्ञान होता है। अर्थ से हमें शब्दों का ज्ञान होता है और शब्द से हमें वाक्य का ज्ञान होता है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है पढ़ने की प्रक्रिया में वो है अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी, अर्थ जो है सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ने की प्रक्रिया में। आपको अर्थ नहीं पता होगा तो आपको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ना आपको समझ में आएगा। जब आपको अर्थ पता होगा उस चीज़ का तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक को बता देते हैं, जैसे अधिगम होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो आपको अधिगम खाली ये पता हो कि अधिगम, तो अधिगम का आपको अर्थ ही ना पता हो तो पढ़ने का मतलब क्या है उसे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आपको अधिगम का अर्थ पता होगा सीखना, तब आपको समझ में आएगा नहीं कि हाँ अधिगम का अर्थ है सीखना, सीखना किसे कहते हैं, वो चीज़ आपको समझ में आएगी। जब आपको अर्थ ही नहीं आता होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका सबसे पढ़ने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जो अर्थ है वो जो प्रक्रिया है वो है अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को कैसा होना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, जो बहुभाषिक कक्षा होती है उसमें मातृभाषा जो होती है उसके प्रयोग को कैसा होना चाहिए वो बताना है हमें। तो उसके भाषा के प्रयोग को अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर बी है अस्वीकार किया जाना चाहिए, यानी कि उसकी मातृभाषा को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सी है स्वीकार किया जाना चाहिए, या डी है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए, सभी की जो मातृभाषा है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है स्कूल में अपनी मातृभाषा साथ लेके आता है। सभी बच्चों को अलग अलग भाषा सीखने का अवसर मिलेगा, तो हमें मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए और कक्षा में बहुभाषी कक्षा में प्रयोग करना चाहिए इसका। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो फ्रेंड्स हमें प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जो पाठ्य पुस्तक है उसके निर्माण में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो बताना है हमें। ऑप्शन ए है भाषा का विविधगत साहित्य मानते हैं आप सबसे महत्वपूर्ण, बी प्रसिद्ध लेखक, सी है प्रसिद्ध रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण होती है बच्चों के पाठ्यक्रम के लिए, या भाषा की विभिन्न रंगतें। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी
भाषा की विभिन्न रंगतें। देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में जो सबसे अधिक महत्व होता है इसका, वो होती है भाषा की विभिन्न रंगतें। उसका बहुत ही अधिक महत्व होता है पाठ्य पुस्तक के निर्माण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को लिखना सिखाने के लिए महत्वपूर्ण बताना है हमें। ए है काव्यात्मक भाषा, बी है विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन या वर्तनी की शुद्धता। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति। ये हमारा सही हो जाएगा। बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्व जो दिया गया है विचारों की अभिव्यक्ति को दिया गया है, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होगी, यदि बच्चों में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होगी तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी। और बच्चों को लिखना सिखाने के लिए विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से बच्चा सीखता है, बोलना हो चाहे लिखना हो, विचारों की अभिव्यक्ति से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विचारों की अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 14, मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा, रेखा अंकित पदों में विशेषण का भेद कीजिए। देखिए, हमें मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा, इसमें हमें विशेषण का भेद बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा कर्मवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है हमारा पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और सी है हमारा समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और डी है हमारा आवर्तीवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है मोहन जो है वो 7वीं कक्षा में अपने पहले स्थान पर रहा, तो इसमें पूर्णांक का बोध हो रहा है, तो पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7वीं यानी कि 7 और पहले यानी कि 1, तो 7 और 1 का बोध हो रहा है, यानी कि पूर्णांक एक संख्या का बोध हो रहा है, पूर्णांक का बोध हो रहा है, तो इसमें पूर्णांक निश्चितवाचक विशेषण हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जहाँ संख्यावाचक आए तो वहाँ जहाँ संख्या आए 7वां पहला तो पूर्णांक हो जाएगा, तो उसमें संख्या क्या पूर्णांक बोधक निश्चितवाचक विशेषण आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस विकल्प में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अप्रत्ययवाचक का प्रयोग हुआ है, वो एक वर्ड ढूंढना है हमें जिसमें भी अप्रत्ययवाचक का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट है हमारा दाम्पत्य, सेकंड है पाश्विक, सी है हमारा दासर्थी, डी है हमारा आस्तिक। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, दासर्थी। यानी देखिए फ्रेंड्स, इसमें संतान यानी कि संतान और वंश के उत्पन्न का बोध हो रहा है, क्योंकि दशरथ के जो पुत्र थे वे दासरथी कहलाते थे, या दासरात्र भी कह सकते हैं उनसे। तो दासरथी, तो इसमें संतान के होने का बोध हो रहा है, वंश के उत्पन्न होने का बोध हो रहा है, तो ये दासरथी हमारा सही हो जाएगा। तो जिसमें संतान या वंश के उत्पत्ति होने का जो बोध होता है, व्यक्ति का बोध हो, तो वो होता है हमारा अपत्यवाचक प्रत्यय। जहाँ व्यक्ति का बोध हो, किसी व्यक्ति का बोध हो, तो हमारा अपत्यवाचक प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 13, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, रेखा अंकित पद का संख्या भेद अंकित कीजिए। तो फ्रेंड, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, हमें जो जिसमें रेखा खींची हुई है उसके संज्ञा का भेद बताना है। उसमें कौन सी संज्ञा है, ऊंचाइयां की हमें संज्ञा बतानी है, ऊंचाइयां में कौन सी संज्ञा है। तो ए है हमारा भाववाचक संज्ञा, बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी है समूहवाचक संज्ञा, और डी है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स, ऊंचाइयां जो है वो एक भाव है, तो इसका हमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ऊंचाइयां नापनी है तो ऊंचाइयों का जो हमारा संज्ञा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ए सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। जो हमारा अशुद्ध जो शब्द दिया गया है हमें वो चुनना है जो सही नहीं है शब्द। तो फर्स्ट है हमारा दुर्व्यवस्था, दुरावस्था, ये सही है। मन कामना, मन विसर्ग कामना, तो ये हमारा शब्द गलत हो जाएगा। मातृभाषा, ये सही है। अंतर्धान, अंतर्धान, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा गलत वर्ड जो है मन विसर्ग कामना है, तो ये वर्ड हमारा गलत है, तो इसका यही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें अशुद्ध पूछा है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है। योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, रेखांकित पद में समास ढूंढे। तो जो कुशासन है हमारा, इसका हमें समास बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है, सी है हमारा बहुवीर्य समास और डी है हमारा द्वंद्व समास। तो फ्रेंड्स कुशासन में हमारा कर्मधारय समास है, तो इसका हमारा सही हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि कुशासन का अर्थ होता है बुरा है जो शासन। यानी कर्मधारय में कहा गया था कि जो पहला पद होता है यानी कि उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उमेय हो और विशेषण और विषय का संबंध हो, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो देखिए बुरा है जो शासन, ये शासन जो है ये विषय विषय हो जाएगा, विशेषण या विषय। बुरा है ये उपमान या उपमेय हो जाएगा, तो बुरा है जो शासन कर्मधारय समास हो जाएगा यानी कि कुशासन। तो इसके समास के तो टैग वर्ड भी मैंने बताए हुए हैं, तो आप अगर समास पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे समास के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, सारा समास जो है वो डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं वीडियो। तो इसमें टैग वर्ड है जैसे है जो, ये वर्ड दिए हुए हैं ना, तो जो कुशासन है जैसे बुरा है जो शासन, तो इसमें जो है जो आता है जो, तो ये जो है ये टैग वर्ड है कि कर्मधारय समास में, कि हाँ ये कर्मधारय समास आएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अशुद्ध विलोम युगम है, तो हमें जो शुद्ध नहीं है विलोम युगम वो ढूंढना है। तो फर्स्ट है हमारा संश्लेषण और विश्लेषण, सेकंड है हमारा सलील और अश्लील, सी है हमारा सती और कुल्टा, डी है हमारा ससीम और असीम। तो फ्रेंड्स हमारा संश्लेषण और विश्लेषण ये विलोम शब्द हैं, ससील और असील ये भी विलोम है, सती और कुल्टा ये विलोम शब्द नहीं है, और ससीम और असीम ये भी विलोम है, क्योंकि सती का अर्थ वो अलग होता है और जो कुल्टा है उसका अर्थ होता है पवित्रता। कुल्टा का अर्थ होता है पवित्रता, तो ये वर्ड सेम हो जाएंगे सती और कुल्टा, तो ये विलोम नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि इसमें अशुद्ध विलोम पूछा है, तो अशुद्ध जो है वो सती और कुल्टा है, इसमें जो अशुद्ध है वो सती और कुल्टा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सती और कुल्टा, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, उत्कोच शब्द का सही अर्थ क्या है। तो हमें उत्कोच शब्द का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है हमारा घूस लेने वाला, बी है हमारा घूस देने वाला, ऑप्शन डी सी है हमारा घूस, डी है हमारा रिश्वत लेने का इच्छुक। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन, उत्कोच शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है घूस लेने वाला, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, घूस लेने वाला। उत्कोच को कहते हैं घूस लेने वाला, तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घूस लेने वाला। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस विकल्प में अविकारी पद नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें अविकारी पद नहीं है वो बताना है हमें, जो अविकारी पद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा संबंध सूचक, बी है हमारा स्वर्नाम,
सी है हमारा समुच्चय बोधक, डी है हमारा क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा स्वर्नाम। देखिए स्वर्नाम होते क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द जो होते हैं वो स्वर्नाम कहलाते हैं। जैसे आप कह सकते हो तुम, हम, ये जो शब्द होते हैं ये संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले स्वर्नाम होते हैं। जैसे तुम और हम, ये स्वर्नाम कहलाते हैं। देखिए जो स्वर्नाम होता है वो अविकार पद नहीं होता, वो स्वर्नाम जो होता है अविकारी पद नहीं होता है। लेकिन जो संबंधवाचक, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण ये जो होते हैं ये हमारे अविकारी पद होते हैं। लेकिन जो स्वर्नाम होता है ये हमारा विकारी पद होता है। विकारी पद होता है क्योंकि इसमें तुम, हम जो स्वर्नाम का उपयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं इनको। तो स्वर्नाम जो है अविकारी पद नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है जिस शब्द में वो बताना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अवनद, बी है हमारा अवले, सी है हमारा अवेक्षण, डी है हमारा अवधि। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में यानी कि अवधि में हमारा अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यानी कि अवधि। तो 22 क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही। तो फ्रेंड्स अगर आप उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानना चाहते हो, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसकी भी एक वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप प्लीज़ वीडियो देखिएगा और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है। तो फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी जो है वो बताना है हमें। ऑप्शन ए है हमारा कक्षा में लिखित आकलन, या ऑप्शन नंबर बी भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, सी है हमारा कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक, कक्षा में प्रिंट सम्राट विषय परिवेश। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कक्षा में प्रिंट परिवेश। तो फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा कि आपने अपनी क्लास में देखा होगा कि टीचर्स लगाए हुए तो स्कूल में लगते हैं प्रिंट, जहाँ पे पोस्टर बने हुए होते हैं, यानी कि उसमें एंगल वगैरह भी दिखाए हुए होते हैं कि हाँ ट्रायंगल है, उसके सामने लिखा होता है ट्रायंगल है। सर्कल के पोस्टर लगाए हुए होते हैं। छोटी क्लासों में आपने देखा होगा ABCD के पोस्टर लगे होते हैं, FNR के पोस्टर लगे होते हैं, 1 2 के पोस्टर लगे हुए होते हैं, फ्रूट नेम, कलर्स नेम, एनिमल्स नेम। तो ये जो प्रिंट जो होते हैं ना ये बच्चों को सीखने के लिए अधिक प्रेरित करता है, उससे ना बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तो कक्षा में प्रिंट जो सम्राट परिवेश है ये हमारा सही हो जाएगा। कक्षा में प्रिंटेड ज़रूर लगाने चाहिए क्योंकि कलर जो होते हैं बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और बच्चे उन चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं तो उन्हीं के माध्यम से जल्दी सीख पाते हैं बच्चे। तो बच्चों प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाने के लिए भाषा ये बहुत ज़रूरी है कक्षा में प्रिंट सम्राट परिवेश लगाना, यानी कक्षा में पोस्टर लगाना ये बहुत ही ज़रूरी है। हर कक्षा में पोस्टर होने चाहिए प्राथमिक स्तर की कक्षा में, तो क्योंकि बच्चों को सीखने के लिए बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है, उस टाइम पर बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो 23 क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही। कक्षा में प्रिंट सम्राट परिवेश होना चाहिए हिंदी भाषा सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि ऑप्शन ए है बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ऑप्शन सी है हमारा बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, डी है बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित उपयोग किया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चों की जो अनुभव भाषा उसको बाहर रखा जाए, जी नहीं ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चों जो अनुभव लेके आते हैं स्कूल में उसको बाहर रखेंगे तो वो बच्चे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ना भाषा को सीख पाएंगे। बच्चों को बोलचाल की भाषा नहीं सिखाई जाए ये भी गलत है, बच्चों को बोलचाल की भाषा सिखानी चाहिए। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, जी नहीं ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की बोलचाल की भाषाई अनुभव का उचित उपयोग किया जाए, जी हाँ ये सही हो जाएगा। बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित
उचित उपयोग किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि बच्चों की जो अनुभव भाषा है उसका उचित उपयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 25, भाषा सीखने सिखाने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दोबारा ही रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर बाल साहित्य हो जाएगा। भाषा सीखने और सिखाने में हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। भाषा सीखने और सिखाने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो फ्रेंड्स भाषा और सीखने और सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो होती है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, देखिए सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से जो है बच्चे भाषा अधिक जल्दी सीखते हैं। देखिए जहाँ समाज की बात आती है तो वहाँ आते हैं वाइगोत्स्की जी। तो वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि भाषा सीखने और सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया होती है, क्योंकि उसी के माध्यम से ही तो बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस चीज़ में कठिनाई होती है? तो फ्रेंड्स पहले हम डिस्ग्राफिया के प्रभावित बच्चों के मुख्य रूप से चीज़ जिसमें कठिनाई होती है डिस्ग्राफिया में, तो वो चीज़ जान लेते हैं। ऑप्शन ए लिखने में, सुनने में या बोलने में या पढ़ने में। तो आपको एक चीज़ एक बार बता देते हैं, डिस्ग्राफिया डिसकैल्कुलिया ये क्या होते हैं, आप एक बार में समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट है हमारा, तो फ्रेंड्स पहले हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। डिस्ग्राफिया होता है यानी कि जिसको लिखने में दिक्कत हो उसको डिस्ग्राफिया का रोग होता है। तो अब आपको एक कर करके बता देते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बार देख लीजिए। देखिए डिस्ग्राफिया, जिसको डिस्ग्राफिया का रोग हो यानी कि जिसको डिस्ग्राफिया हो उसको लिखने में दिक्कत होती है, और जिसको डिस्कैल्कुलिया हो वो उसको होती है गणित में प्रॉब्लम यानी कि मैथ में, और जिसको डिसलेक्सिया हो उसको होती है सुनने और बोलने में दिक्कत होती है, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे सुनने और बोलने में। डिसलेक्सिया वाले जो होते हैं उनको होती है हमारे पढ़ने में दिक्कत, और डिस्प्लेक्सिया जो होते हैं उसको होती है दिमाग की दिक्कत यानी कि जो माइंड में दिक्कत होती है, कौशल में। तो ये डिस्प्लेक्सिया उसमें आ जाता है। कैलकुलिया आती है हमारी मैथ में, डिसलेक्सिया आती है हमारी पढ़ने में, जिसको दिक्कत हो उसको डिसलेक्सिया हो जाएगा। डिस्ग्राफिया होता है जिसको लिखने में दिक्कत हो, और डिस्प्लेक्सिया होती है जिसके दिमाग में या मन मस्तिष्क में दिक्कत हो, वो डिस्प्लेक्सिया होती है। तो ये चार चीज़ें, कैलकुलिया यानी कि मैथ, डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में दिक्कत, और डिस्प्लेक्सिया यानी कि माइंड में दिक्कत, और डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने में दिक्कत। तो ग्राफ से याद कर लेना, ग्राफ यानी कि लिखने में, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेटर यानी कि मैथ, डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में यानी कि लेक्चर से पढ़ने में, और प्री डिस्प्लेक्सिया ये होती है हमारी माइंड में। तो ये बहुत आसान है, आप इनको याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, और पेपर में तो ये बहुत आती हैं डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ये कई बार पूछी गई हैं। तो इसको तो आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से नोट कर लेना इसको। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा का अंतिम महत्वपूर्ण प्रकार्य क्या है? ऑप्शन ए लेखन, बी सुनना, सी है अक्षर ज्ञान, डी है संप्रेषण। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा संप्रेषण। देखिए फ्रेंड्स संप्रेषण इसलिए भाषा का अंतिम महत्वपूर्ण प्रकार्य है क्योंकि जो एक व्यक्ति होता है अपने विचारों को दूसरे तक संप्रेरित करता है, और दूसरे के विचारों के द्वारा संप्रेरित विचार को ग्रहण करता है। देखिए अपने विचार संप्रेषण के द्वारा दूसरे तक पहुंचाता है, और संप्रेषण के द्वारा दूसरों के विचार को ग्रहण करता है, तभी भाषा का कार्य संपादित हो पाता है, तभी जो है बातचीत संभव हो जाती है संप्रेषण के माध्यम से। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है भाषा में, यानी कि संप्रेषण, इसी के माध्यम से जो है भाषा हमारी हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है?
सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन जो होता है हमारा सबसे अच्छा तरीका क्या है उसका, तो बताना है हमें। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुनी गई कहानियों को शब्दांश में लिखना। बी कविता सुनना और शब्दांश में लिखना। कविता सुनकर प्रश्न उत्तर के उत्तर लिखना। डी सुनी गई कहानियों को अपने शब्दों में लिखना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यही कि सुनी गई कहानियों को अपने शब्दों में लिखना सुनने और लिखने की कुशलता का सबसे अच्छा आकलन है। क्योंकि देखिए आपने कोई चीज़ सुनी है या लिखी है, उसका अगर आपको आकलन करना है कि वो चीज़ आपने कितनी सीखी है, तो सुनी गई कहानियों को अपने शब्दों में लिखे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो इससे आप अच्छा लिख भी पाएंगे और उसके बारे में तर्क भी कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 29, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, वह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। देखिए सार्थक जो है, सार्थक कोई भी हो सकता है, बच्चा या व्यक्ति पढ़ते समय कभी कभी वाक्य में शब्दों को दोबारा दोहराता है यानी पुनरावृत्ति दोहराता है, तो भाषाई का क्या दर्शाता है, उसका जो व्यवहार है वो क्या दर्शाता है, तो वो बताना हमें। ऑप्शन नंबर ए उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। बी वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर पढ़ सकता है। डी वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह सार्थक जो है वो पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों को दोबारा दोहरा रहा है शब्दों को, तो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो समझना चाह रहा है उसके बाद पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या करती हैं। तो हमें बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं के बारे में बताना है। तो ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। बी है संसाधन के रूप में कार्य करती है। सी है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। और डी है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो फ्रेंड्स बच्चे की जो भाषा है यानी कि कक्षा में जो बच्चों की भाषाएं हैं वो बच्चों की भाषा संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं हैं वह संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारे 30 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखिएगा, अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। और फ्रेंड्स समाज की जो मेरी वीडियो है, जो मैंने समाज के जो पढ़ाया हुआ है समाज, उसमें और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगी मैं आपको। दोनों की वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज़ वहाँ जाके वीडियो देख लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।